पहुंचने में। देखिए, सेना के जवानों के बारे में एक बात हमेशा कही जाती है, तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम दिन चार रहे न रहें। हम जिंदा रहें या न रहें, लेकिन भारत माता का सम्मान सर्वोपरि होता है और इसके लिए अपनी जान भी वो न्यौछावर कर देते हैं। अगर बात करें सेना के सर्वोच्च कमांडर जनरल विपिन रावत की अंतिम यात्रा की, तो तकरीबन बहुत दूरी अब इनकी नहीं बची, 15 से 20 मिनट के अंदर उनकी जो अंतिम यात्रा है वो यहाँ बरार स्क्वायर पहुँच जाएगी और फिर अंतिम जो विदाई है उनकी उसकी देने की तैयारी की जाएगी। आप तस्वीरों में लगातार देख सकते हैं कि तीनों ही सेना के, चाहे वो एयरफोर्स हो, नेवी हो या आर्मी हो, तीनों ही सेनाओं के जवान बिल्कुल मुस्तैद खड़े हैं अपने सबसे बड़े कमांडर को अंतिम विदाई देने के लिए। तकरीबन 800 पर्सनल यहाँ अपनी अंतिम विदाई सेना के सर्वोच्च कमांडर को देंगे। इसके साथ साथ यहाँ अगर फॉरेन डिग्निटरीज की अगर बात करें तो 4 देशों के, श्रीलंका, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश, इन 4 देशों के भी सेना के कमांडर्स यहाँ शामिल हो रहे हैं और अपनी श्रद्धांजलि भारत के सबसे सर्वोच्च कमांडर जो हैं आर्मी के, सेना के, उनको अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। उसके अलावा तीनों सेनाओं के प्रमुख जो भारत के हैं वो यहाँ शामिल हो रहे हैं, वो भी श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, रक्षा राज्य मंत्री वो भी शामिल होंगे, उनके साथ साथ जैसे अजीत डोभाल वो भी आएंगे। तो तमाम जो लोग हैं वो यहाँ अब धीरे धीरे पहुंचना, क्योंकि तीनों सेनाओं के प्रमुख यहाँ पहले से पहुंच चुके हैं, अन्य जो डिग्निटरीज हैं उनका पहुंचना धीरे धीरे शुरू हो गया है। तो अब से 15 से 20 मिनट के अंदर जो उनकी अंतिम यात्रा है वो यहाँ बरार स्क्वायर पहुंच जाएगी। तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं। 3:30 बजे का वक्त है उनकी अंतिम यात्रा को यहाँ पहुँचने से लेकर 3:30 बजे से 4 बजे तक वो उनको यहाँ जो डिग्निटरीज हैं वो अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। 4 से लेकर 4:15 बजे तक जो वीवीआईपीज हैं वो अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे और फिर उनकी परिवार की जो रिचुअल्स हैं उनको पूरा करके तकरीबन 4:45 पर उनको अंत्येष्टि के लिए लाया जाएगा। तो तैयारियां अब पूरी हैं, अब बस इंतजार है जी बिल्कुल, और सैन्य सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी जाएगी। बंसल साहब, सैन्य सम्मान, राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई किन किन को दी जाती है, किस तरह से फैसला लिया जाता है कि किसे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई देना है, किसे नहीं, और क्या है ये पूरा का पूरा प्रोटोकॉल? राष्ट्रीय सम्मान से विदाई देने के लिए जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में है एक डिपार्टमेंट ऑफ सेरेमोनियल है और वो जो है उनके पास में सारे लिखित प्रोटोकॉल्स हैं कि किस किस को और कब समय ये विदाई देनी है और कौन सा सम्मान। अभी तक देखते हैं हम ज़्यादातर तो एक फौजी सम्मान तो सभी को दिया जाता है, हमारे जो सैनिक हैं जो अपनी जगह में जिनका अंतिम विदाई होती है, जो अंतिम संस्कार किया जाता है वो फौजी तरीके से किया जाता है। लेकिन जो जनरल विपिन रावत वो तीनों सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर थे और उसमें एयरफोर्स, नेवी और आर्मी जो सभी सेनाओं के जवान, 800 जवान जो हैं जा रहे हैं या उनके साथ में, तो वो सभी सेनाओं के हैं क्योंकि वो इंटीग्रेटेड चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे तीनों सर्विसेज के। तो इस वजह से बाकी जो होता है ये अगर वो आर्मी का है तो वो आर्मी की जो जवान देते हैं, बाकी नेवी का है तो नेवी के करते हैं, एयरफोर्स का है तो एयरफोर्स का। इनको जो है इस तरह से सम्मान दिए, तीनों सेनाओं का सम्मान मिल रहा है और एक जनरल जो उनको जनरल सल्यूट दिया जाएगा और इसका जो पूरी तरह से एक प्रोटोकॉल के मुताबिक सब कुछ चीज़ें लिखी होती हैं उसको पालन करते हुए एक सम्मान के साथ विदाई की जाए। शंकर भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। शंकर, परिवार के भी लोग क्या साथ साथ ही हैं? देखिए, परिवार के भी जो सदस्य हैं वो जी जनरल विपिन रावत का जो पार्थिव शरीर रखा गया है उन ठीक उसके पीछे एक कार में उनके दोनों बेटियां जो हैं एक कार में हैं और अब साथ में जा रही हैं और उनके साथ में कुछ महिला अधिकारी भी साथ में जा रही हैं। उनके साथ ही उत्तराखंड से कुछ जो उनके पारिवारिक सदस्य आए हैं वो उनके पीछे ठीक दूसरी कार में जा रहे हैं। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि आज दोनों बेटियां जो हैं आज काफ़ी शांत भाव में दिख रही हैं क्योंकि उनके पिता का इस कदर से जाना एक अंतिम यात्रा को देख करके निश्चित तौर पे एक बेटी का जो दिल जो है किस कदर रो रहा होगा, किस कदर वो एक बेटी का दिल जो है आज
कई सवाल आज कर रहा होगा, लेकिन जो पूरा देश का प्यार देख करके, देश के तमाम लोगों का प्यार देख के, और कि किस तरह से उनकी श्रद्धांजलि देने के लिए लोग यहाँ पे आए हैं, किस तरह से आज उनके पिता, उनके माता के नाम से जयकारे लग रहे हैं, किस तरह से भारत माता के सच्चे वीर सपूत के नाम से नारे लग रहे हैं, तो वो देख करके कहीं न कहीं हिम्मत भी आ रही होगी। और वो हिम्मत और साहस एक ऐसे ही कहा जा सकता है कि हालांकि जन्मजात है उनके अंदर में, क्योंकि एक वो फौजी की बेटी रही हैं, और फौजी भी ऐसे कि जिनके परिवार में कई लोग फौजी रहे हैं, तो एक तरह से कह सकते हो जन्मजात एक अंदर से वो उनके अंदर खूबी है। लेकिन जो पूरे देश का एक प्यार देख करके, एक सम्मान देख करके, एक ऐसे परिवार निश्चित तौर पे और ज़्यादा हिम्मत भी आई होगी। और कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब पालम एयरपोर्ट पे मिले थे, मुलाकात करते हुए, उस वक्त में विशेष तौर पर साहस बढ़ाने का भी काम किया था। इसके साथ ही जो रक्षा मंत्री लगातार उनके घर पे आना जाना उनका लगा रहा है, तो एक तरह से कह सकते हैं रक्षा मंत्री के साथ भी एक काफ़ी उनका एक घर परिवार का जैसा एक रिश्ता है। चाहे रक्षा मंत्री की बात कर ले या एनएसए डोभाल की बात कर ले, एनएसए डोभाल भी उनके घर में अक्सर आना जाना करते थे, तो उनके साथ में एक पारिवारिक जैसा माहौल बना रहा है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि आज वो बेटियां जो हैं, आज अपने माता और पिता के इस पार्थिव शरीर को देख करके, उनके इस अंतिम यात्रा को देख करके, वो वही एक शब्द जो कहा जा सकता है कि दिल तो रोता रहे पर आंख से आंसू ना गिरे, वो वाली जो एक कंडीशन जो है, वो सिचुएशन जो है वो आज बना हुआ है। क्योंकि वो अपने आप को ये भी दिखाना है कि हिम्मत नहीं हारना है, हिम्मत बना के रखना है। और हिम्मत के बारे में ही जो उसे एक तालीम जो बचपन से उनके माता पिता के द्वारा मिली है, तो वो हिम्मत जो है उन बेटियों का सबसे बड़ा एक अस्त्र जो है आज देखने को मिल रहा है। और दोनों बेटियां जो है आज इतनी हिम्मत में है कि जिस तरह से हमारे सूत्र बता रहे हैं कि उनकी जो बड़ी बेटी है, जनरल विपिन रावत की जो बड़ी बेटी है, वो आज मुखाग्नि देंगी। और हमारे धर्म संप्रदाय में भी, अगर हिंदू धर्म संप्रदाय की बात करें, तो बहुत कम देखा जाता है कि लड़कियां अंतिम संस्कार की प्रक्रिया में हिस्सा लेती हैं। लेकिन अब चीजें बदल रही हैं। अब कई परंपराएं जो हैं वो टूट रही हैं, नई परंपराओं की शुरुआत हो रही है। हमने ब्रिगेडियर लीडर को भी देखा, उनकी भी मुखाग्नि, उनकी बेटी ने ही उन्हें मुखाग्नि दी। और जनरल बिपिन रावत, उनकी धर्मपत्नी मधुलिका रावत, वो भी अंतिम सफर पर हैं, उनका भी अंतिम संस्कार होना है। दिल्ली कैंट के बरार स्क्वायर, यहाँ पर अंतिम संस्कार किया जाएगा। काफिला निकल पड़ा है, 10 से 15 मिनट का वक्त और लगना है जब बरार स्क्वायर पहुंच जाएगा पार्थिव शरीर, और यहाँ पर पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी जाएगी। गन फायर होगा, आखिरी सलामी दी जाएगी, और यहाँ पर श्रद्धांजलि देने के लिए, अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह होंगे, एनएसए अजित डोभाल होंगे, रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट होंगे, और साथ ही भूटान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, इसके सैन्य प्रमुख भी अंतिम विदाई में, अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। उन लोगों ने भी इस दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना पर, जनरल बिपिन रावत के देहांत पर, और उनके साथ ही 11 और जवानों के देहांत पर शोक जताया है। वो भी यहाँ इस घड़ी में भारत के साथ, भारत में मौजूद। बंसल साहब, आपके पास आती हूँ। जैसा कि हमारे सहयोगी भी चर्चा कर रहे थे कि जब कोई शख्स सेना में जाता है, जब वो सेना की वर्दी पहनता है, और उसी के साथ ही उसके परिवार की भी सोच बदलने लगती है, कहीं ना कहीं वो भी ढलने लगता है। अपने सैनिक जवान, सैनिक बेटे, सैनिक पति के हिसाब से परिवार भी ढलने लगता है। और वो मजबूती जो होती है, भावनात्मक मजबूती, वो एक्सपीरियंस के साथ ही, वक्त के बीतने के साथ ही और आती जाती है। और ऐसे वक्त में वो मजबूती दिखती है सामने आकर कि जब आम इंसान बिखर जाए, उन पलों में भी एक सैनिक का परिवार एकजुट रहता है, मजबूत रहता है, भावनात्मक तौर पर संयमित नजर आता है। और वो कुछ इस वक्त भी देखने को मिल रहा है। का जो परिवार है उसको पहले से ही इस तरह की जो है मेंटली प्रिपेयर्ड रहते हैं, और सेना में रहते हुए उनको इस तरह का एक शिक्षा मिल जाती है, एक हिम्मत होती है, चाहे पति नहीं हो, बच्चे हों, और जो डिफरेंट जगह में जाते हैं, यूनिट में जाते हैं, देखते हैं। इसके अलावा एक चीज़ और मैं यहाँ कहना चाहूँगा कि सैनिक का परिवार अपना परिवार तो है ही, लेकिन जो एक सैनिक, खास करके एक बटालियन जो होती है, एक यूनिट होती है, वहाँ पर सब जितने भी सैनिक हैं जो 700-800 के करीब होते हैं, वो पूरा एक परिवार माना जाता है, वो भी एक परिवार ही होता है। और ये जो उनकी लीडर की बेटी ने भी मुखाग्नि दी थी, और ये भी बेटी हैं, इनको बड़ी हिम्मत भी है, और इसके अलावा एक ऐसी अनुभूति भी उनको हो रही होगी गर्व की कि देखिए उनके जो
पिता थे वो कितने लोकप्रिय थे या अपने हिंदुस्तान के अंदर की जनता कितना प्यार दे रही है उनको। तो ये एक बहुत ही बड़ी बात है। और ये जो जो शक्ति आती है ये बहुत, लेकिन सिर्फ उसमें डिफरेंस यही होता है कि जब कोई लड़ाई चली है या कहीं लड़ाई पर हमारे सैनिक जाते हैं या जब हम लोग लड़ाई के मैदान में होते हैं तो उस समय तो आकांक्षाएं रहती हैं या कुछ चिंताएं रहती हैं परिवार वालों की कि कोई ऐसी मतलब घटना घट जाए लड़ाई के मैदान में और ऐसा हो सकता है। लेकिन ये अकस्मात हुआ है जिसकी किसी ने कभी कल्पना भी नहीं की थी, कभी सपने में भी नहीं सोचा था, किसी देशवासी ने नहीं सोचा था, परिवार ने नहीं सोचा था। तो ये सब चीज़ जो घटी है या अकस्मात हुई है इस वजह से एक बड़ा ये सेटबैक है। और मैं तो भगवान से ही प्रार्थना करता हूँ कि उनके परिवार को, उनकी बेटियाँ हैं, उनको एक भगवान शक्ति दे इस गम को सहने की, जो कि उनको वो बहुत अभी बाद में वो बहुत मिस करेंगे, याद आ रही हैं उन्होंने बड़ी एक बहुत एक ये लॉस है, पिता का लॉस है, माता का लॉस है, डबल उनको जो लॉस है। ये एक बहुत हिम्मत का काम है कि वो दोनों बेटियां इस समय बिल्कुल डटी हुई हैं और उन्होंने अपने आप को इतना मजबूत और स्ट्रॉन्ग रखा हुआ है और ये काबिल तारीफ है। बिल्कुल बंसल साहब, क्योंकि अभी जो ये समय है, जो तस्वीरें लगातार हम दिखा रही हैं, वाकई जब सैनिक के परिवार से कोई जाता है तो उन पे क्या कुछ बीतता होगा और देश को कितना बड़ा झटका लगा है, ये समझा जा सकता है इन तस्वीरों के जरिए कि लोग किस तरीके से, जो वो काफिला उनका निकल रहा है, जो अंतिम दर्शन के लिए लोग वहां पर उमड़े हुए हैं, जो तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं, उससे समझा जा सकता है कि जो देश के जो वीर सपूत हैं उनको हमने खो दिया है। क्या बीत रही होगी लोगों पर, क्या बीत रहा है देश पर? एक बहुत बड़े स्ट्रेटजिस्ट थे, योद्धा थे और वो लीग से अलग काम करते थे, दूसरों से अलग सोचते थे। इंडिविजुअली जो आर्मी ऑफिसर्स हैं या सैनिक हैं वो योद्धा होते हैं, उनको प्लानिंग भी करते हैं, वो इंटेलिजेंट भी हैं, लेकिन इसके साथ साथ उन सब चीज़ों का उनके अंदर समन्वय था। और जो उन्होंने बखूबी ये जो CDS का रोल निभाया है, इसमें बहुत बड़ी बात यह है कि स्ट्रेटजी के साथ में कोऑर्डिनेशन और सबको साथ लेकर चलना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। उनकी इक्वेशन जो है वो पॉलिटिकल लीडरशिप के साथ में, चाहे डिफेंस मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, सबके साथ में उनकी अच्छी थी। तीनों सेनाओं को उनमें कॉन्फिडेंस था। बेसिकली वो आर्मी से थे, लेकिन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स सभी में उनका कॉन्फिडेंस था। और इस कॉन्फिडेंस को लेते हुए इतने आगे बढ़े हुए थे। उनका कहना था कि हमारी जो सेना को पूरा मॉडर्नाइजेशन करना है। और सबसे बड़ी बात तो ये भी है कि उन्होंने सारे हथियारों को हिंदुस्तान में बनाने का जो सेल्फ रिलायंट का जो प्रोग्राम मुहिम छेड़ा, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि 70% हथियार हमारे हिंदुस्तान में ही बनने लगे। और इसमें DRDO, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ भी उनका बड़ा अच्छा कोऑर्डिनेशन था। जिस दिन वो वेलिंगटन के लिए गए थे, उससे पहले दिन ही उन्होंने एक लेक्चर भी दिया था जो DRDO में। और वो नॉन मेडिकल होने के बावजूद भी उन्होंने जो बायोलॉजिकल वारफेयर के बारे में ये आगाह कर दिया था कि अभी जो अगली वार होने वाली हैं वो बायोलॉजिकल वारफेयर होने वाले हैं। और ये जो एक तरह से जो कोरोना वायरस है, ये भी एक बायोलॉजिकल वारफेयर का ही हिस्सा समझा जा सकता है। चाइना को लोगों को डाउट है इस चीज़ का, तो उनका ये कहना था कि इन चीज़ों की प्रिपेयर्डनेस हमको बहुत ज़्यादा रखनी है कि बायोलॉजिकल वारफेयर से कैसे बचना चाहिए। क्योंकि बायोलॉजिकल वारफेयर और ये न्यूक्लियर और केमिकल, इन पे ध्यान देना। और जो स्ट्रेटजिक कमांड का उन्होंने सारा जो एक प्रपोजल और जो उस प्लानिंग उन्होंने की थी, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट प्लानिंग उन्होंने की हुई है। और उनका जो लॉस है उसको, क्षति को पूरा करना एक इस समय ऐसी स्थिति में उनके जो एक उनका शूज़ था उसमें फिट होने के लिए एक वाकई में बहुत बड़े काबिल नेक्स्ट CDS की का होना ज़रूरी है। और उन्होंने देश के लिए बहुत किया और बहुत कुछ करना बाकी था, जो कि उनको होते हुए अगर होते तो अभी बहुत कुछ हमारे देश में जो हमारी सेनाएं एकदम इतनी ज़्यादा मजबूत हुई हैं। जो चाहे आप डोकलाम का ले लो, केस ले लो, डोकलाम के अंदर बिल्कुल बंसल साहब, क्योंकि जिस तरीके से आपने उनके कोऑर्डिनेशन की बात की